माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कोशिका अंग, तंत्र, जालिका, गंजिका, एलाइसोसोम आदि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम हमारे कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग माइटोकॉन्ड्रिया, इसके विषय में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया विशेष रूप से कहें तो दो शब्दों से मिलकर बना है। हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है माइटो और दूसरा शब्द है कॉन्ड्रियान। माइटो और कॉन्ड्रियान, माइटो का अर्थ होता है धागा और कॉन्ड्रियान का अर्थ होता है कण, यानी कि ऐसे कण जो धागे द्वारा निर्मित है, धागे की संरचना जैसे निर्मित है, इसलिए इसको सूत्रकणिका भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सूत्रकणिका भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम सूत्रकणिका भी होता है। इसकी खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोलिकर ने कीटों के रेखित, जो कीट होते हैं उन कीटों की रेखित मांसपेशियों में इसे देखा था और माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है वो नामकरण किया था। उस वैज्ञानिक का नाम था सी बेंदा, जिन्होंने इस सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, क्योंकि कोलिकर ने सर्वप्रथम रेखित मांसपेशियों में, कीटों की रेखित मांसपेशियों में उसको देखा था धागीनुमा संरचना होने के कारण, इसलिए उनको सूत्रकणिका उन्होंने कहा और माइटोकॉन्ड्रिया नाम उसको सी बेंदा ने प्रदान किया। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है, यानी कि प्रत्येक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन हर कोशिका के अंतर्गत कोशिका की स्थिति, आकार के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है वो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है। जैसे अधिक चयापचय गतिविधि करने वाले कोशिकाएं जो होती है, जिसमें उपापचय क्रियाओं का जो समागम है वो ज्यादा मात्रा में होता है, ऐसे कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो संख्या अधिक होती है। आपको यहाँ चित्र दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, बहुत सारी स्थितियां आपको यहाँ पर नामांकित की हुई दिख रही होगी। ये जो नामांकित की हुई स्थिति है, इस नामांकित की हुई स्थिति के अंतर्गत आपको राइबोसोम, क्रिस्टी, ऑक्सीसोम, आधात्री, एटीपी सिंथेज, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, डीएनए आदि संरचना है वो दिख रही होगी। सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार है बेलनाकार तंतु में, इसका आकार जो है आकार बेलनाकार तंतु में छड़ जैसा होता है। ये इसके आकार की स्थिति है, बेलनाकार तंतु में छड़ जैसा होता है। इसका जो आकार है, इस आकार के अंदर इसका जो व्यास है, जो व्यास 0.2 माइक्रोमीटर से लगाकर 1.4 माइक्रोमीटर तक का इसका व्यास होता है और इसकी लंबाई 1.0 माइक्रोमीटर से 4.0 माइक्रोन मीटर तक की इसकी लंबाई होती है। यानी कि ये जो बेलनाकार स्थिति है, इसकी जो लंबाई है वो 1.0 माइक्रोमीटर से 4.0 माइक्रोमीटर और इसका जो व्यास है, जो इसकी पूरी स्थिति में इसका जो व्यास है वो 0.2 माइक्रोमीटर से 1.4 माइक्रोमीटर के बीच होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सूक्ष्मतम आकार में हमारे हर कोशिका के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में पाए जाते हैं। लगभग हम कहें तो इसकी एक कोशिका में संख्या 1000 से 1600 के बीच में हो सकती है। यानी कि 1000 से 1600 के बीच में इसकी संख्या है वो हमारे प्रत्येक कोशिका के अंदर पाई जाती है। आप संरचना के अंदर देख रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी कि द्विआबंध बनाते हुए दोहरी, यानी कि दो झिल्लियां इसके ऊपर काम करती है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जिसके अंतर्गत दो झिल्लियां कार्य करती हैं। पहली झिल्ली है जिसको बोलते हैं बाहरी झिल्ली, दूसरी झिल्ली है जिसको बोलते हैं
आंतरिक झिल्ली। दो प्रकार की झिल्लियां हैं वो काम करती हैं। बाहरी झिल्ली जो बाहर के भाग को बना रही है, ये जो है ये स्थिति ये बाहरी झिल्ली की है, और ये जो अंदर वाला भाग है, ये अंदर वाला भाग जो इसके विभिन्न आकार को तैयार कर रहा है, इसको आंतरिक झिल्ली कहा जाता है। बाहरी झिल्ली प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है, यानी कि ये जो झिल्ली है ये झिल्ली प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। तो बाहरी झिल्ली का जो आवरण है वो आवरण प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड्स जो हम हमारे भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं प्रत्येक कोशिका के लिए, फास्फोलिपिड से बनी हुई होती है। इसकी मोटाई 60 से 70 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, यानी कि ये जो बाहरी झिल्ली है, इस बाहरी झिल्ली की जो मोटाई है, मोटाई का मतलब है इसका जो पर्टिकुलर कहें तो व्यास, जो मोटापा है वो मोटा भाग है वह 60 से 70 एंगस्ट्रॉम के लगभग होते हैं। इस कोशिका की इस बाहरी झिल्ली की बात करें, इस बाहरी झिल्ली के अंदर धसे हुए कुछ प्रोटीन होते हैं। धसे हुए प्रोटीन की संरचना होती है, इसको पोरिन कहा जाता है। बच्चों, ये जो धसे हुए प्रोटीन होते हैं ये पोरिन कहे जाते हैं, यानी कि बाहरी झिल्ली में धसे हुए प्रोटीन की संरचना पोरिन कहलाती है। पोरिन कहलाती है, धसे हुए प्रोटीन की संरचना पोरिन कहलाती है। बाहरी स्तर पर देखें तो ये स्थिति हमको दिखाई देती है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य रिक्त स्थान होता है, यानी कि आप देख सकते हैं बाहरी झिल्ली और ये आंतरिक झिल्ली, इन दोनों के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है। ये रिक्त स्थान का जो आकार है, लगभग रिक्त स्थान के इन दोनों के मध्य में जो रिक्त स्थान होता है, ये रिक्त स्थान का आकार जो है वो आकार 80 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, यानी कि इस बाहरी झिल्ली और इस आंतरिक झिल्ली के बीच का जो स्थान है वह स्थान 80 से 100 एंगस्ट्रॉम के लगभग आकार का होता है। अब आता है इसके अंदर वाली भीतरी झिल्ली। भीतरी झिल्ली पर आपको बहुत सारी रचना दिख रही होगी। इस भीतरी झिल्ली के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये भीतरी झिल्ली का जो भाग है अलग अलग शेप लिए हुए हैं, जिसको हम सी फेस और एम फेस दोनों कह सकते हैं। सी फेस और एम फेस की स्थिति के अंदर जो आंतरिक भाग है उसको एम फेस कहा जाता है और बाहरी भाग को सी फेस कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत कहें तो इसके अंदर राइबोसोम्स, प्रोटीन, डीएनए, क्रिस्टी, ऑक्सीसोम, परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, अधात्री, एटीपी सिंथेज और आदि कण इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। भीतरी झिल्ली के अंतर्गत हम विशेष रूप से कहें तो इस भीतरी झिल्ली के ऊपर की जो संरचना है, इस संरचना को हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी, यानी कि आंतरिक झिल्ली में ये उभार है वो क्रिस्टी कहलाते हैं, और इस क्रिस्टी पर जो दानेनुमा संरचना है इसको ऑक्सीसोम कहा जाता है। ये ऑक्सीसोम विशेष रूप से उस कोशिका के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की पूरी पूर्ति करने के लिए काम करते हैं, जो एक प्रकार से कहें तो टेनिस के रैकेट के समान संरचना लिए हुए होते हैं। टेनिस के रैकेट के समान संरचना होती है, उस टेनिस के रैकेट की समान संरचना जो यहाँ पर मैंने बिंदु पर संरचना आपको करके बताई है, ये आपके ऑक्सीसोम कहलाते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक विशेष रूप से कहें तो कोशिका के लिए महत्वपूर्ण अंग है, जो विशेष रूप से उस कोशिका के प्रकार्यों को करने के लिए काम करता है। भीतरी झिल्ली पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंजाइम पाए जाते हैं, जो उस कोशिका को क्रिएटिव करने का काम करते हैं, जो कोशिका उसके अंदर काम करती है। यानी क्रिएटिव का मतलब एटीपी संश्लेषण का काम करता है, एटीपी सिंथेज की क्रिया करते हैं। एटीपी का संश्लेषण, एटीपी का जो पूरा नाम होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एटीपी का पूरा नाम, इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस एटीपी का संश्लेषण है वो संश्लेषण ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंजाइम के द्वारा किया जाता है, जो इस
पाए जाते हैं, जिससे इस कोशिका के अंतर्गत ऊर्जा का निर्वहन हो, ऊर्जा का संश्लेषण हो और वही ऊर्जा दूसरे जितने भी अंग कोशिका के अंदर होते हैं उन अंगों को प्रदान करने के लिए काम में आती है। तो कोशिका के अंतर्गत विशेष रूप से कहें एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है विशेष रूप से, और यही माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे अंगों को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य है वो प्रदान करते हैं। इस आंतरिक झिल्ली के अंतर्गत भाग में खाली स्थान है, इस कोशिका द्रव्य के अंदर जो खाली स्थान होता है इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं? अधात्री। अधात्री बोला जाता है या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहा जाता है। ये खाली स्थान अधात्री होता है जिसमें केवल कोशिका द्रव्य एवं इसके अंदर डीएनए, राइबोसोम्स, प्रोटीन आदि स्थित होते हैं। ध्यान रहे माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। वैज्ञानिक वास्तव में आश्चर्यचकित है कि दूसरी किसी कोशिका में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स नहीं होते, इसके अंदर अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है वो पाए जाते हैं, जिसके तहत यह नई कोशिकाओं के अंतर्गत वंशानुगत स्थिति को निरूपित करने का कार्य भी है वो करते हैं। आइए आगे इसके क्या क्या कार्य हैं कि ये क्या क्या कार्य हमारे शरीर के अंतर्गत करता है। तो विशेष रूप से 3 प्रकार के कार्य है वो इसके द्वारा किए जाते हैं। पहला कार्य है इसमें कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन की क्रिया है वह इसमें की जाती है, ये इसका पहला कार्य है। कोशिकीय श्वसन होता है यानी कि प्रत्येक कोशिका के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है उस आवश्यक ऊर्जा का निर्माण करके सबको ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाने का जो कार्य है वो कार्य माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक कोशिका के लिए करता है। इसमें एटीपी का संश्लेषण, अभी मैंने बताया एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का संश्लेषण, भंडारण एवं परिवहन। एटीपी का संश्लेषण, भंडारण एवं परिवहन होता है। ये तीनों ही कार्य एक साथ पूर्ण होते हैं और एक कोशिका में पूर्ण होते हैं, जिसके कारण इसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। ये तीनों कार्य एक में पूर्ण होते हैं, इसलिए इसे कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर आदि कई प्रकार के नामों से इसको पुकारा जाता है, क्योंकि ऊर्जा का जो संश्लेषण है एटीपी के रूप में, वह ऊर्जा का जो संश्लेषण है उसका जो भंडारण है और दूसरी कोशिकाओं के अंतर्गत जो परिवहन है वो परिवहन इसके द्वारा एक साथ है वो पूर्ण किए जाते हैं। न्यूरॉन्स में जो पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा न्यूरो हार्मोन का निर्माण होता है, यानी कि यह न्यूरो हार्मोन का निर्माण करने में सहायक होते हैं। यानी कि न्यूरॉन्स यानी कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जिसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, तो तंत्रिका कोशिका उसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो न्यूरो हार्मोन के निर्माण के लिए काम करते हैं, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए विशेष रूप से अपने कार्य को उसको ऊर्जा देने का जो काम है वो उसके द्वारा किया जाता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार से कहें तो ऊर्जा का संश्लेषित भाग होता है जो हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक कोशिका के अंतर्गत रहता है और प्रत्येक कोशिका के अंतर्गत अपनी क्रियाविधियों को पूर्ण करता है। ध्यान रहे
जंतु कोशिका के अंतर्गत देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक कोशिका में अधिक होंगे पादप कोशिकाओं के मुकाबले, यानी कि जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है वो कम होती है। लेकिन जंतु कोशिका और पादप कोशिका के लिए श्वसन की क्रिया के अंतर्गत यह ऊर्जा देने का और परिवहन करने का जो काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। आगे है प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं के अंतर्गत इसका मुख्य कार्य होता है पादप की कोशिकाओं में जो फल फूल तैयार हो रहे, पत्तियां लग रही हैं, उनके अंदर रंग का निर्माण करना और भोजन के संग्रह का कार्य करना। विशेष रूप से कहें तो इसे हिंदी में लवक कहते हैं। इसकी खोज वैज्ञानिक हैकेल ने की थी, जिन्होंने पादप कोशिकाओं का जब अध्ययन किया था तो उस पादप कोशिकाओं के अध्ययन के अंतर्गत पादप की छोटी छोटी कोशिकाओं की काट को देखा था तो गोल और अंडाकार रचनाएं उनको प्राप्त हुई थी, जो केवल पादपों के अंदर महत्वपूर्ण रसायन के लिए कार्य करती, निर्माण के लिए कार्य करती है। महत्वपूर्ण रसायनों के निर्माण की कार्यविधि को पूर्ण करने के लिए पादपों के अंदर गोल और अंडाकार रचनाएं पाई जाती हैं, जो उस कार्य को पूर्ण करती है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को रंगीन लवक भी कहते हैं। रंगीन लवक क्योंकि यह फल और फूलों के अंदर जो पादप के अंदर उपस्थित होते हैं, उन फल और फूलों के अंतर्गत रंग के निर्माण के लिए उत्तरदायी लवक होते हैं। यानी कि पादप की पत्तियां हरी होती हैं, हरे रंग को छोड़कर बाकी जितने भी रंग पादप के अंदर निर्मित होते हैं, उन रंगों के निर्माण के लिए जो लवक काम आता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। लेकिन पादप की पत्तियां जो हरी होती है, यानी कि हरे रंग का जो लवक होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और उस लवक को क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, केवल हरे रंग को छोड़कर। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग वाले भाग को कहते हैं और यह हरा रंग पादप के अंदर महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है जिसको हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वह करना कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा पादप अपना भोजन बनाते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट की क्रिया द्वारा होता है। बाकी जितने भी फल फूल होंगे उनमें क्लोरोप्लास्ट लवक है वो पाया जाता है। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन या श्वेत लवक होते हैं, यानी कि या तो इनका रंग ही नहीं होता या श्वेत रंग के होते हैं। यह पादप कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थों के संग्रह के लिए काम करने वाले लवक हैं, जो पादप के अंदर आंतरिक रूप से पाए जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है क्लोरोप्लास्ट का। ये क्लोरोप्लास्ट का चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं आपको सिक्कों के ढेर जैसी एक रचना दिख रही होगी। ये सिक्कों के ढेर जैसी रचना है, इसको थाइलाकोइड कहा जाता है। इसके अंदर का एक अगर भाग दिखा रहे तो इसको बोलते हैं ग्रेना, और ये सिक्कों के ढेर आपस में जिससे जुड़े हुए हैं इसको बोलते हैं इंटरग्रेना। ये पूरे क्लोरोप्लास्ट की रचना बनाते हैं। यह रचना जो है क्लोरोप्लास्ट ये दो प्रकार से काम करती है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया में काम करती है, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया में काम करती है। जब प्रकाश की उपस्थिति होती है तो ये ग्रेना और थाइलाकोइड्स एक्टिव हो जाते हैं और अपनी क्रियाओं को पूर्ण करने का काम करते हैं। लेकिन जब अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है तो ये बीच में आपको कुछ स्थान पर खाली स्थान दिख रहा होगा। इस खाली स्थान यानी कि जो लवक होते हैं उन लवकों के अंदर कहीं पर कोशिकाएं होती है, लेकिन कहीं पर खाली स्थान होता है। उस खाली स्थान को स्ट्रोमा कहा जाता है। जो अंतरकोशिकीय अवकाश होता है रिक्त स्थान, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। हिंदी में इसको पिठिका बोला जाता है। और इसी खाली स्थान के अंदर कुछ द्रव्य पदार्थ भरे हुए होते हैं, द्रव के रूप में भरा हुआ पदार्थ होता है, उसको अधात्विक कहते हैं। यानी कि ये पादप कोशिका के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, जो पादप कोशिकाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण रसायनों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। आगे है रसधानियां। रसधानियां, यह रसधानियां एक प्रकार की कहें तो एक प्रकार के ठोस तथा तरल पदार्थों की संग्रहक थैलियां हैं। ठोस तथा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां। संग्राहक का मतलब ठोस और तरल पदार्थों को आपस में इकट्ठा करने का जो कार्य है, वह कार्य है एक जगह पर इकट्ठा करने का जो काम है वो यह रसधानियां हैं वो करती हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं में रसधानियां बड़ी होती हैं, यानी कि कह सकते हैं बहुत बड़ी होती हैं।
कुछ पौधे होते हैं उनकी कोशिकाओं में केंद्रीय राजधानी की माप कोशिका के आयतन का लगभग 50 से 90% तक हो सकता है। यानी कि कोशिका का आकार कितना है, उतने आकार में कह सकते हैं या तो आधा या फिर 90% तक का जो भाग है, ये पूरा भाग लगभग 50 से लगाकर 90% जो भाग है वह रसधानी का हो सकता है। पादप कोशिकाओं में रसधानियां इतनी बड़ी होती है, ठोस और तरल पदार्थों के संग्रह खंड के रूप में कार्य करती है। पादप की जो पादप कोशिका के अंदर रसधानियां होती है उसमें कोशिका द्रव्य भरा होगा, यानी कि कोशिका द्रव्य अभी तक हम पढ़ रहे थे, उस कोशिका द्रव्य में जितने भी उपस्थित अंग, यह एक प्रकार का ऐसा अंग है जो उन सभी अंगों को अपने अंदर समेट किए हुए रखता है। तो रसधानी पादप कोशिकाओं के अंतर्गत कहें तो उसके अंदर जो द्रव्य पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य भरा होता है, जो पादप की कोशिकाओं को स्फूर्ति और कठोरता प्रदान करने का कार्य करता है। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण रसायन होते हैं जो उसके अंदर स्थित होते हैं, अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल, कुछ प्रोटीन्स है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। यानी कि रसधानियां पादप कोशिकाओं के लिए एक प्रकार से कहें तो महत्वपूर्ण भूमिका है वह निभाती है। रसधानी में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी होते हैं जो पादप के लिए काम आते हैं, पादप कोशिकाओं के लिए काम आते हैं, तो वो खाद्य पदार्थ भी रसधानियों के माध्यम से पादप कोशिकाओं को दिए जाते हैं। कुछ एक कोशिक जीव होते हैं उसमें विशिष्ट रसधानियां होती हैं जिसके अंतर्गत जीवों के अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए, अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए जो रसधानी है वो एक कोशिक जीव अमीबा श्रेणी के जीवों के अंदर कार्य करती है। इस अध्याय के अंदर हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, कोशिका की संपूर्णता के बारे में पढ़ा। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग होते हैं एवं कोशिका झिल्ली होती है। यानी कि पूरी कोशिका की संपूर्ण रचना के बारे में हमने इस अध्याय के अंदर पढ़ा। सही कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत और संरचनात्मक इकाई है। क्यों? क्योंकि एक कोशिका से पूरे सजीव के शरीर का निर्माण होता है, जिसको हम एक कोशिक बहुकोशिक जीव कहते हैं। तो एक कोशिका जब आपस में जुड़ती है तो दो कोशिका, तीन कोशिका इस प्रकार से आपस में जुड़कर बड़े सजीव शरीर का, बड़ी बहुकोशिक जीवों के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि एक छोटा सा जो भाग है हमारे शरीर के निर्माण की, हमारे सजीव के शरीर के निर्माण के लिए वो छोटा सा भाग कोशिका होता है। जैसे एक छोटा सा मकान बनाने के लिए ईंट और गारे की आवश्यकता होती है, जिसमें ईंट एक प्रकार की कोशिका माने तो एक ईंट है उसको ईंट ही कहा जाएगा। लेकिन जब ईंट के ऊपर बहुत सारे ईंटों का समूह बनती है, एक शेप लिए हुए होगा, आकार लिए होगा, तो उसको दीवार कहेंगे। और जब ये दीवारें आपस में जुड़ जाएंगी तो उसको हम घर कहेंगे। उसी प्रकार जब कोशिकाएं एक होती है तो कोशिका कही जाती है, लेकिन कोशिका जब आपस में जुड़ती है, जब कोशिका 4-5 कोशिकाएं समूह बनाती है तो उसको उत्तक बोलते हैं। उत्तक आपस अपने साथ में समूह बनाते हैं, 4-5 का समूह बनाते हैं तो अंग बोलते हैं। यानी कि अंग विशेष रूप से अपने कार्यों को संपादित करने का काम करते हैं, सिस्टम का तैयार निर्माण करते हैं, उसको अंग तंत्र बोलते हैं। लेकिन जितने भी संरचना का निर्माण हो रहा है, निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो कोशिका है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर की, यानी कि हमारे सजीव के शरीर की जो मूलभूत और संरचनात्मक इकाई है वो कोशिका होती है, और उसी कोशिका से सजीव के शरीर का निर्माण हुआ है, और इस पृथ्वी पर उन सजीवों के शरीर की अस्तित्वता है वो बनी हुई है। धन्यवाद। आगे वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और उसके अंदर कमेंट जरूर करें।